ठीक है। मैक्स बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ना किया हो, प्रोग्राम अभी अटेंड करा हो, वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के ही डेटा से हम आपको सर्टिफिकेट भेजेंगे। और पोस्टर जो आपने बनाया हुआ है उसका हमारा जो पैनल है, हमारे बीच में डॉक्टर आर एन त्यागी सर है, वो इस इवेंट के जज होंगे। और आप सभी के पोस्टर सर को हम लोग ने भेज दिए हैं, और अभी और पोस्टर सर के पास पहुंच जाएंगे। तो आप सभी लोग अपने पोस्टर सेंड कर दें जल्द से जल्द, जिससे आपके पोस्टर का इवैल्यूएशन हो सके। और ये जो इवैल्यूएशन है ये एक पैनल के थ्रू होगा, और इसका रिजल्ट जो है कल तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। और जो बच्चे विनर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, उनको कॉलेज की तरफ से प्राइज भी मिलेगा और सर्टिफिकेट हम लोग सभी को देंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम का प्रोसेस है। तो मैं डॉक्टर आर एन त्यागी सर को इनवाइट करता हूँ कि सर आएं और वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पे बच्चों को और माई फैकल्टी को बताएं। सर। थैंक यू सर, थैंक यू रियान जी। और यहाँ पर आए हुए सभी डेलीगेट्स, सभी स्टूडेंट्स और रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, सभी बॉयज गर्ल्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है रिहान जी आपकी वाकई एकेडमिक सर्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए, कि काफ़ी जैसे और भी कई जगह प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आपका जो करने का तरीका है और आपका जो इंस्पायर करने का तरीका स्टूडेंट्स के साथ, हमेशा जो भी आप करते हैं स्टूडेंट्स के फेवर में कार्य करते हैं। चूँकि मैं आपके साथ लगभग लास्ट 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जब देखता हूँ कि जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ आप अपने यहाँ कराते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के जो आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है, आज हमको भी बोलने का मौका दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो रेहान जी मैं आपको बता दूं कि आज जैसा कि आपको पता ही है, आपका जो आज का टॉपिक ही है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और मुझे लगता है जो विश्व पर्यावरण दिवस है, पूरा विश्व इसको सेलिब्रेट करता है। और आज के परिवेश में देखा जाए तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको आप कई मायने में बहुत विशेष इसका देखिए कि जैसे आज के परिवेश में अर्थ समिट के साथ अगर इसको कोरिलेटेड किया जाए तो पूरे विश्व में जो अर्थ समिट होता है वो इंडिया में 2 बार हो चुका है। और हमारे पास लास्ट 2002 में इंडिया में हुआ था और बहुत जबरदस्त हुआ था। तो कहने का मेरा मतलब है कि पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, केवल एफॉरेस्टेशन से नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम डिफॉरेस्टेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। और गैदरिंग ऑफ प्लांट्स ये बहुत मायने रखता है। और जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने 2 पेड़ लगवाए या पूरा 10 पेड़ आपने लगाए हैं और आपने 20 पेड़ काट दिए, आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपके घर में जो भी दरवाजे लग रहे हैं सब फॉरेस्ट से ही कट के प्लांट आ रहे हैं, और आप एक गमले में 2 पेड़ लगा के बहुत खुश होते हैं कि हमने प्लांटेशन कर दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज के परिवेश में जो भी हम प्लांट काट रहे हैं उसके एवज में अगर एक काटा तो मुझे लगता है 10 लगाने चाहिए। और प्लांटेशन की लाइफ जो है वो बहुत ह्यूमन लाइफ की तरह से, जो भी हमारे प्लांट एंड किंगडम है उसकी भी लाइफ बहुत कम हो गई है, चाहे वो एल्गी एल्गी हो, और चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो। ऑल प्लांट किंगडम में की जो एक्चुअल जो नेचुरल लाइफ है वो डाउन हुई है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हमारे वातावरण में इतना पोल्यूटेंट्स बढ़ चुका है। रेहान जी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, क्लियर है, सही आ रही है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। तो आप ये देख रहे हैं कि पर्यावरण में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, वो पोल्यूटेंट्स का हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ जहरवाद, यानी जो जहर पर्यावरण में आया उसका जिम्मेदार कौन है? एक्चुअली वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग सब जिम्मेदार हैं। और जितनी भी जो ह्यूमन जो करिकुलर एक्टिविटीज थी, जो उसकी ब्रेन की खुराफात जिसको कहा जाए, इसकी वजह से ये सब हम लोगों को सामना करना पड़ा। और चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो, डिफरेंट टाइप के जितने भी पॉल्यूशन है, वो सब अर्थ पर केवल और केवल मनुष्य जिम्मेदार है। और उस मनुष्य जिम्मेदार होने की वजह से अभी आपने देखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ में भी आपको कोरिलेटेड करूंगा कोरोना से। कोरोना पे आपने देखा होगा कि कोरोना एक वायरस है, ये कोई वायरस कहीं गया और आया नहीं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, पैदा किया गया हो, चाहे वो नेचुरल कंडीशन में उसको डीएनए से डिजोल्विंग किया गया हो, यानी ट्रांसमिशन फेज में उसको कोई लेके आया है। कौन लेके आया है हम खैर उस पर नहीं जाएंगे। बट कोरोना ने आपको ये बताने की कोशिश की है कि नेचर अपने आप में सक्षम है, अपने आप को पर्यावरण को वो 2 मिनट में सब बराबर कर लेता है। कानपुर का AQI 522, यानी नवंबर में 522 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि मानक से मतलब 322 से ऊपर जाते ही जहर बन गया था। हम लोग सांस ले रहे थे तो बहुत बीमारियां बढ़ रही थी। अब कौन कौन सी बीमारी किससे, इसमें मैं थर्ड से सेशन पे बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं आपको के साथ रहूंगा मुझे लगता है लंबे समय तक आज।
तो जो कोरोना है, कोरोना एक वायरस है। जैसे आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, ये इसके मतलब जैसे आपको इन्फ्लुएंजा वायरस है, जुकाम होता है, ये उसी फैमिली का है। आपको पोलियो वायरस है ना, आपको स्मॉल पॉक्स वायरस है, ये जितने भी वायरस हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जितने भी आपने देखा होगा कि भी एक डेंगू चला था, तो डेंगू था तो वो बैक्टीरिया मच्छर से आया था, लेकिन जो ट्रांसमिशन फेज था वो वायरस के साथ रिएक्ट करके ह्यूमन बॉडी से वो प्लेटलेट्स को सब खा जा रहा था, उसमें भी लोगों की डेथ हो रही थी। तो ये जो मीडिया ने इतना इसको हो हल्ला मचाया है, लोगों को इतना फियर डेवलप कर दिया है कि वायरस वायरस, अरे ठीक है वो वायरस है, जुकाम भी तो घर में एक को होता है दूसरे को हो जाता है। तो आपको प्रिकॉशन ले रहे हैं और आपको ये लगता है कि ये वायरस चले जाएगा कहीं, ये जाने वाला कहीं नहीं है। अब ये आ गया है, क्योंकि वायरस को आप ऐसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वायरस एज ए गॉड, और गॉड माने अल्लाह, भगवान, जो भी आप जिसको समझते हैं वही है ये। और गॉड का मतलब है वो नेचर है, प्रकृति है आपकी, और प्रकृति का संबंध अपने आप को वो बैलेंस करना सीखती है, जानती भी है, और कैसे बैलेंस किया जाता है ये आपको उसने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। यानी अगर आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज्यादा कानपुर और दिल्ली ये सबसे हाईएस्ट पे रहते थे। और आप देख रहे हैं कि अभी लास्ट मंथ मैंने जो रिकॉर्ड किया है, वो जो AQI था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, वो मानक से भी नीचे चला गया। यानी जो पॉल्यूशन ये वातावरण में जो मिनिमम था उससे नीचे चला गया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करना समझती है और जानती है। लेकिन आज के परिवेश में आप ये देख रहे होंगे कि पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कंट्री हैं, 217 कंट्रियों में मैंने जो रिपोर्ट देखी है, उसमें आप देख रहे हैं कि हर आदमी को इतना फियर हो गया है कि वायरस नहीं, वो मतलब वायरस तो गॉड है, वायरस तो भगवान है, क्यों वायरस इसलिए भगवान है, ये मर नहीं सकता है, इसको केवल न्यूट्रल आप कर सकते हैं, और इसको न्यूट्रल होने में बड़ा टाइम लगेगा, इतनी आसानी से न्यूट्रल नहीं होगा। अभी आपने देखा कभी डाउनवर्ड आता है, कभी जैसे लॉकडाउन 1 2 3 4 5 ये सब चलता रहेगा, ये जाने वाला कहीं नहीं है। नवंबर दिसंबर तक यही इसी के साथ हमें जीना होगा और अपने आप को चेंज करना होगा। चेंज का मतलब है कि आप बाहर का जो भी आप खा रहे हैं वो कम से कम खाइए, और जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो आपके पॉसिबिलिटी है वो आप लीजिए, लोगों से दूरियां बना के रखिए। और वैसे ही हम लोगों को एक ह्यूमैनिटीज होते जा रहे थे और कोरोना ने और दूरियां पैदा कर दी हैं। वैसे ही हम लोग कोई मानवता नहीं थी, यानी जो भी फैमिली थी, जो जॉइंट फैमिलियां थी, वो वैसे भी खत्म हो गई थी। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, यहाँ तक हम लोग लिमिटेशन में थे, अब उसमें भी दूरी कर दी है। यानी घर में आप राजा हैं, आप रंक हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। वायरस ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन रहा हो, चाहे वो कारपोरेशन रहा हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, सबको उसने अपनी लिमिटेशन में ला के रख दिया है कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो मैं तो सुधारना जानता हूँ। और प्रकृति ने आपको सुधार दिया है। और अब आगे जो समय बचा है, अब आगे जो हम लोगों को सर्वाइव करना है, ये एक वायरस नहीं है, और वायरस ऐसे आते रहेंगे, और वायरस कहीं जाते नहीं है, ये वायरस ही आपके इर्द गिर्द रहते हैं। वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इंडिया की जो डेथ रेट है वो कहना चाहिए बिल्कुल ना के बराबर है, 0 है, 5-6 ना के बराबर होते, कुछ नहीं होते हैं। जहां पर हमारा जो ट्रांसमिशन फेज है, जो इन्फेक्शन फेज गया है, वो 2 लाख के आसपास पहुंच चुका है, और मरे केवल 5,000 लोग। तो 5 दिन बोले तो 20-25 हजार तो ऐसे ही मर गए होंगे, हार्ट अटैक से मर गए होंगे, शुगर से मर गए होंगे, किडनी फेलियर हो गए होंगे 10,000 तो। और केवल कोरोना की फियरिंग आपको पैदा की गई है। आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यानी आफ्टर 50 ईयर्स के बाद ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, या बिलो 11 ईयर्स, यानी 11 साल से पहले आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और खासतौर से जो वायरस का जो मैचुरेशन फेज है, ये ट्रांसमिशन फेज में जाता है, ये कभी मरता नहीं है, आप ये माइंड से निकाल लीजिए। और आप जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रिकॉशन का मेरा तात्पर्य है, मैं अभी दूसरे सेगमेंट पे आपको लेके चल रहा हूँ कि अवेयरनेस ऑफ हेल्थ। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ बाय डॉक्टर आर्यन त्यागी या रामनेस त्यागी करके आप डाल देंगे तो मैं फेसबुक पे मिल जाऊंगा आपको। आप देखेंगे मैंने 26 मार्च को ये वायरस पर, कोरोना वायरस पर लिखा था, 26 मार्च को मैंने लिखा था कि आप ये परेशान मत होइए, वायरस जो है ये गॉड है, ये नेचर है, ये प्रकृति है, ये इसका हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को चेंज करिए, अपने आप के माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा। भाई व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? तो जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्रेन से पूछना होगा कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन उस चीज का आपको रिटर्न करना होगा, क्योंकि नेचर हमेशा पेबल होता है। आपको जो चीज चाहिए उसके रिटर्न आपको देना होगा। यानी आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे विशेष ध्यान देना होगा। मैं आज से 15 साल पहले रेहान जी को जैसा मैंने देखा था,
आज भी एज इट 15 साल में कोई डिफरेंस नहीं आया है। अपनी बॉडी को उन्होंने समय देते हैं और पूरी बॉडी को फिटनेस है। मुझे लगता है कि कॉलेज में आपका रोल मॉडल होने चाहिए हर स्टूडेंट के और फैकल्टी के लिए, क्योंकि आप कितना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप माइंडली अपने आप को मेडिटेट करते हैं, खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है अपनी लाइफ के लिए। खैर, अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ जो कोरोना है ये ऐसा क्यों हुआ और इसका जो एक्चुअली लॉजिक क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसा अभी क्यों आया है। आप देखेंगे कि जो भी वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे वो जो भी आप देख रहे हैं 5 कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इजराइल, ये जो कंट्री है ये अपने आप को एक दूसरे को बापू समझते हैं। ये सोचते हैं कि मैं आगे या वो आगे। इन्हीं 5 से 6 देशों के बीच में ये वायरस उन्होंने एक्चुअली बनाया था और ये लीकेज हुआ और लीकेज होने के बाद 1 to another ये फैलता चला गया और पूरे विश्व में जा चुका है। हमें आपको सिर्फ कोरोना से ये अवेयर होना है कि हमें अगर कोरोना से बचना है तो हमें सबसे पहले अपने इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को समझना होगा, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। इससे डर से फियर से कुछ नहीं हो सकता। आप डरिए मत इससे, आप इससे फाइट करिए। अपने आप को साइकोलॉजिकल यानी मानसिक हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखिए। जो डर गया वो मर गया। इसलिए वायरस है ठीक है, घर में कई, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे थे वो घर में 14 डेज क्वारंटीन हुए, अपने आप को सेव किया, गर्म पानी पिया। और मैं आपको मुझे वैसे चूंकि मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैंने कम से कम 2-3 लोगों की जानकारी में मेरे पता चल गया था कि इनका कोरोना पॉजिटिव प्राइवेट पैथोलॉजी से किया। मैंने कहा घर में रहिए और सुबह से शाम तक सिर्फ गर्म पानी पीजिए, लोगों से दूरी बनाइए और उनसे बहुत ज्यादा दायरा बना के रखिए। गर्म पानी, प्रोटीन, विटामिन और एमिनो एसिड्स, सिर्फ ये मैंने उनको बता दिया था कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करिए और वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे भैया जुकाम आपको होता है, जुकाम में क्या आप ठीक नहीं होते हैं? 7 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। तो आप इससे डरिए मत, आप इससे लड़िए डायरेक्ट, क्योंकि आप डरना मना है। डरते वही हैं जो चोर होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी कमजोर है बहुत तेजी से और आप 55 से ऊपर हैं तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि ये नेचुरल है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मैं आपको इस ओर ले चलता हूं कि अवेयरनेस ऑफ हेल्थ का एक्चुअली मतलब क्या होता है, हम कैसे अपने आप को जागरूक रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको सिखाया गया था बचपन से लेकर के आज की तारीख तक कि जल ही जीवन है। अगर किसी भी बुद्धिजीवी से जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरा तो मेडिकल फील्ड है, तो मैं देखता हूँ एक से एक हमको कार्डियोलॉजिस्ट मिलते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट मिलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मिलते हैं। तो उनका कहना है कि पानी, मैंने कहा सर जल ही जीवन, इसके बारे में बताइए ऐसा क्यों है, मतलब जल ही जीवन क्यों है? अरे पानी के बिना तो कुछ है नहीं, बॉडी में तो पानी तो है। हमने सर ये तो ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन मुझे आज के परिवेश में जो पॉल्यूशन है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा पानी पीना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आरओ का पानी पीना चाहिए। मैंने सर आरओ जब से आया, सन 2000 से आरओ आया है, उसी समय से ऑस्टियोआर्थराइटिस और रीमोआर्थराइटिस, ये 2 डिजीज उसने पैदा की है। यू आर रिस्पॉन्सिबल होने की केवल आपके आरओ ने इन 2 लोगों को बीमारी लेके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरओ खराब होता है या मिनरल वाटर, जो मिनरल बोतल होती है वो खराब होती है। वो ना वाटर खराब है ना आरओ खराब है, आरओ का पानी जो पी रहे हैं वो खराब है, उनको नॉलेज नहीं है। और या उनके यहाँ जो इंजीनियर लगा के गया था, एक्चुअली वो सही बात नहीं बताता है, वो इंजीनियर नहीं होता है और नहीं उसके बारे में उसको जानकारी होता है। आरओ लगा लिया, ठीक है, आपके पास पैसा, उसका सही से इस्तेमाल करिए। तो आरओ का मतलब होता है कि उसका जो टीडीएस है वो पहले कितना है और उसकी पीएच वैल्यू क्या है। ये आपको 2 विषय ध्यान रखना है अगर में आरओ लगा हुआ है तो। क्योंकि आप हमारे हिंदुस्तान का जो टोटल ग्लोब हमने देखा है, जो मैंने कई जगह के वाटर सैंपल से टेस्टिंग किया है, तो हमारे जो आरओ का टीडीएस होना चाहिए जनरली वो 75 प्लस होना चाहिए और 150 तक, यानी टोटल डिजोल्व सॉल्वेंट जो पानी में जो टीडीएस है वो 75 प्लस होना चाहिए। और जो मिनरल वाटर की पानी, जिस पानी को पी रहे हैं, उसका टीडीएस 60 प्लस होता है और 75 से नीचे होता है वो पानी बहुत अच्छा नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको जो पानी पी रहा है अगर आरओ लगा है तो, और उसकी पीएच वैल्यू 6.99 टू 7.12, मैं इसको इसलिए एवरेज देता हूं कि हमारे हीमोग्लोबिन यानी किसी भी मनुष्य का जो ब्लड का पीएच मान होता है वो मॉर्फोमेट्रिक होता है, नो एसिडिक नो बेसिक। इसलिए आपको जो पानी है उसका पीएच मान करेक्ट वो 7 दिखाएगा, लेकिन उसका मतलब है कि वो 6.99 टू 7.12 यानी नो एसिडिक नो बेसिक, वो बीच का है। अगर ये रीडिंग आ रही है तो वो पानी वास्तव में बढ़िया है। मैं गरीबों में आरओ नहीं लगा सकता हूं, तो सबसे बेस्ट होता है कि पानी गर्म करिए, जब ठंडा हो जाए तो आप उसको पीजिए। दूसरी बात आती है कि
जैसा कि सर ने उसमें लिखा है स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो इन्वायरमेंट में एक्चुअली सबसे ज्यादा घातक है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो CFC है। यानी स्ट्रेटोस्फीयर तक जो छाते की तरह से जो हमारी ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर का वो ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के लार्ज स्ट्रेटोस्फीयर यानी स्फीयर दैट इज द जोन। जोन का मतलब है कि जो उसकी थिकनेस है लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास है, वहां तक वो जो छितरी हुई है, और ऊपर जो आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर तक गई है। तो वहां पर जो जो ओजोन लेयर है वो उसका बनना बिगड़ना ऐसा समझ लीजिए जैसे गुड़िया गुड्डा का खेल होता है। वहां पर लगातार वो तेजी से बनती है और लगातार तेजी से बिगड़ रही है। अगर उसको कोई बिगाड़ने वाला है तो वो CFC है। और CFC जितनी भी एयर कंडीशनिंग डिवाइस है, घर में AC है, फ्रिज है, ये यहीं से रिलीज होती है। कोल्ड स्टोरेज है। टेफ्लॉन कोटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेफ्लॉन कोटेड, जो नॉन स्टिक जिसको आप कहते हैं, जहां पर इसका फॉर्मेशन होता है, जहां पर नॉन स्टिक बनाया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम, जैसे आपके जो भी डनलप के गद्दे होते हैं, किसी भी कंपनी में नाम नहीं लूंगा, जिसका सोर है, जहां पर उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो CFC कोई एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है। CFC 11, CFC 12, CFC 14, CFC 18 और नया वर्जन आ गया, उसका नया घातक आ गया CFC 25। अभी ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आया है, अभी इसका रिव्यू नहीं आया है। खैर, तो चार तो आपने देखी है, ये चारों की चारों। और फायर एग्जीक्यूशन, ये जो फायर एग्जीक्यूशन होता है ये भी बहुत डेंजरस है। और जितनी भी CFC गैस है, जिसका मिरेकल गैस होती है, ये जादू की गैस है। ये इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, कोई गंध नहीं आती है। आपके घर में फ्रिज लगाया हुआ है, आपको थोड़ी पता है जहर उगल रहा है। और वहां तक लिमिटेशन नहीं है। अब जब ये CFC का यानी क्लोरीन जो होती है, वो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी इसका मतलब है कि केवल एक क्लोरीन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जितनी भी एयर कंडीशनिंग डिवाइस है, आप इसके अंदर सो रहे हैं, आप रह रहे हैं। कैन यू बिलीव, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि हमने नेचर से संबंध विच्छेद कर लिया है। और जब हम नेचर से संबंध विच्छेद कर लिया है, तो इसका पनिशेबल आपको होना पड़ेगा। आप हमेशा घर में AC, बाथरूम में AC, कार में AC, ऑफिस में AC, हर जगह आप जब AC में ही रहेंगे, तो इसका मतलब है कि नेचर से आपने संबंध विच्छेद किया है। और अब आप इसके पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाइए। डिफरेंट टाइप यानी कजेज ऑफ डिजीज आपको कुछ यहाँ से आना प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी के जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं वो बाई यूरिन और बाई आपके एवोपरेट यानी पसीना, यहीं से रिलीज होना था। पसीना आना बंद हो गया है आपको। अब क्वेश्चन में आपको वापस चलता हूँ पानी पे। मेरी बात पानी से मैं आपको समझा दूं कि पानी जो होता है वो वाकई अमृत होता है, लेकिन लोग इसको अवेयर नहीं है, इसको बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। सबसे ज्यादा पानी हमको कब पीना था? सर्दियों में पीना था। और सर्दियों में हमने पानी पिया ही नहीं था। आप याद करिए, क्योंकि आपको पानी कितना पीना है और कब पीना है, कैसे पीना है और कितना पीना है, ये बहुत मायने रखता है। 90% लोग पानी सबसे पहले खड़े खड़े पीना प्रारंभ कर दिया है। और खड़े पीने से, यानी जब आप खड़े हुए, आप बैठ के नहीं पी रहे हैं, तो खड़े पीने से क्या हो रहा है कि आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका इन्लार्जमेंट बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पानी का ही होता है। तो पानी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्लार्जमेंट बढ़ जाता है, जिससे आप यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाते आफ्टर 40 ईयर्स के बाद या 50 ईयर्स के बाद, जैसे भी अपना इम्यून सिस्टम है आपका। दूसरा, आपको पानी कौन सा पीना है? कौन सा पीने का मेरा शब्द है कि फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है या जितनी भी कॉकटेल आप पीते हैं, ये आपकी बॉडी में आपको नहीं पता है वाकई जहर यही होता है। अगर आपने ठंडा पानी पिया है, तो आप याद करिए, जब आप पानी की बोतल भर के फ्रिज के अंदर रख देते हैं और उस पानी को आप 3 दिन बाद उसी बोतल को उठा के पीजिए। पीने से पहले एक बार उसको आप जो है सूंघिए, यानी आप उसको स्मैक करिए, तो आपको बड़ी डिफरेंट टाइप की स्मैक आएगी। इसका मतलब है कि जब पानी की बोतल फ्रिज में रखी गई थी, तो जो पॉलीकल फाइबर थे वो पानी में डिजोल्व हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सर पानी को हीट थोड़ी किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो बर्फ होती है, सबसे तेज अग्नि यही होती है, सबसे खतरनाक आग होती है। आपने देखा हो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या हमारे क्रिकेट या जो भी हमारे आउटडोर गेम्स होते हैं, वहां पर सबसे पहले आइस कैप्स को दर्द पर लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फास्ट मूविंग करती है, रिलीफ देती है, मसल्स को रैप्चर होने से बचा लेती है। तो आपको पानी, बॉडी आपके ठंडा पानी पीने के लिए नहीं है। अगर आपको गर्म पानी नहीं पी सकते हैं, तो आप सादा पानी पीजिए। अगर आपने दारू पी ली, यानी ठंडे में, उसमें दारू खराब नहीं थी, दारू पीने वाला खराब होता है। दारू में आपने आइस कैप्स डाल दिए, आप नहीं पीते, आप तो सभी स्टूडेंट अच्छे लोग हैं, लेकिन हो सकता है आपके कोई मिलने वाला पीता हो, तो आप उसको बता दीजिए कि दारू में जो आइस कैप्स आपने डाल दिए और उसके साथ आपने जो नमकीन ले लिया, बस ये जहर बन के तैयार होगा।
क्योंकि जैसे ही आपने दारू में नमक उसके साथ लेते हैं, नमकीन लेते हैं, तो इधर वो साइट्रिक एसिड, इधर अल्कोहल, एक नया जहर बन के तैयार होता है, जो कि आपके सीधे लंग्स और लीवर पे अटैक करता है, यानी लिवरोसिस होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। अगर दारू खराब होती तो इसको बनाया क्यों जाता है? और एनडीए जो क्वालिफाइड होते हैं, जो ब्रेन मास्टर होते हैं एयरफोर्स में, आर्मी को, सबको दी जाती है। इसका मतलब है कि दारू खराब नहीं है, दारू पीने का तरीका खराब है, दारू पीने वाले खराब हैं। जो दरुआ होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। खैर, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अब कुछ लोगों का कहना है कि सर बियर पीने से हमारी किडनी में जो स्टोन है, डॉक्टर ने बताया है कि अगर मैं दारू बियर पी लेता हूं तो मेरी किडनी का स्टोन रिमूव हो जाएगा। कैन यू बिलीव? आप इस धोखे में मत रहिए। जो जितनी भी ठंडी चीजें आप खाएंगे, आपको नहीं पता है आपका ब्रेन का ब्लड भी स्टमच में आता है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं आई एम साइंटिस्ट, मैंने सीडीआरआई लखनऊ से एक एक चीज पर रिसर्च की है और मैं डाटा के साथ बात करता हूँ। तो आप जब ठंडा पानी पीते हैं तो आपको पीने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुंह में जो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है वो पेट के लिए जहर बनता है। मीठा खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप गुड़ खा सकते हैं, मीठे में अमृत है तो वो गुड़ है। अगर आपने शक्कर खाई, शक्कर जहर का काम करेगी, क्यों? शक्कर जो है ये इतनी, इसमें सल्फर होता है और ह्यूमन बॉडी में सल्फर का डाइजेशन नहीं होता है, यानी शक्कर खराब नहीं है। पहले जो शक्कर आती थी उसमें सल्फर नहीं डाला जाता, वो येलोविश कलर की होती थी। अब जो शक्कर आ रही है उसमें सल्फर की मात्रा 18% तक डाली जा रही है, यानी उसको जहर बनाया जा रहा है। तो अब अगर मीठा खाने का मन है तो गुड़ खूब खाइए, शुगर वाले खूब गुड़ खाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। और जो डॉक्टर बताते हैं कि आप शुगर फ्री के लिए आप टेबलेट खा लीजिए, शुगर फ्री टेबलेट ले लीजिए, अरे वो सैकरीन है, वो और खतरनाक है। आप गुड़ क्यों नहीं बताते उसको? आप कहेंगे चॉकलेट खा लीजिए, कैडबरी की चॉकलेट खा लीजिए जब आपका शुगर डाउन हो तब, और नहीं तो आप ये दवा खाते रहिए। आपको नहीं पता है कि आपको एक्चुअली शुगर हुआ क्यों है, वाई कजे जब शुगर शुगर हुआ क्यों है, दैट इज रूट लेवल पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शुगर का मेन जो रूल था वो आपके ब्रेन के जो एनर्जी लॉस्ट हुई थी उसकी वजह से हुआ है। अब ब्रेन की जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो तीन तरह से होती है। एक तो आपने जो टेंशन ली थी, या तो वो इकोनॉमिक हो सकती है, या आपकी फैमिलियर हो सकती है, या आपकी एकेडमिक हो सकती है, या जो भी एक्स वाई जेड। तो जब आप थॉट क्रिएशन करते हैं और लिमिट को जब क्रॉस करते हैं तो आपकी ब्रेन की जब एनर्जी लॉस्ट हो जाती है उसकी भरपाई बॉडी नहीं कर सकती है। यानी बॉडी से बाय ब्लड सर्कुलेशन हमको ब्रेन को जो मिनरल कंटेंट चाहिए वो हमारे ब्लड से ना के बराबर मिलते हैं। ब्रेन को जो कुछ चाहिए वो मुंह से उठाता है। यानी जब आप कुछ पी रहे होते हैं, यानी दूध पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, या आपने देखिए 2 लेक्चर आप पढ़ा लीजिए, उसके बाद आपको मन करता है कि चाय पी लें, इसका मतलब है कि चाय का डाइजेशन बॉडी में कम से कम 3 घंटे बाद, और आपने चाय पी नहीं, तुरंत आपके ब्रेन को रिलैक्स मिल गया। इसका मतलब है कि ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो आपके मुंह से लेता है। और आप मुंह में क्या रखते हैं ये आपको पता है। पानी भी पीते हैं तो आप शुद्ध करके पानी पीजिए, आराम से पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, सादा पानी पीजिए, और अगर पॉसिबल है तो गर्म पानी पीजिए, चाहे वो मई का महीना हो, चाहे जून का महीना हो, चाहे वो नवंबर दिसंबर का महीना हो। ऑलवेज अगर आपने गर्म पानी पी लिया तो आप, कैन यू बिलीव, आपकी 50% बीमारी आपके पास आएगी नहीं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये रिसर्च फील्ड की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, जो बीमारी आपको हो रही है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने आप कहा था कि हर बीमारी का जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, हम बीमारियों को बुलाते हैं। अभी आप देखिए, याद करिए कि इधर जो लगभग 22 मार्च से लेकर के टिल नाउ, यानी आज की तारीख तक लोग बीमार कम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है। अस्थमेटिक या जो जितने भी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट रहे हो, उनको काफी रिलैक्स मिला था, क्योंकि उनको ऑक्सीजन बहुत अच्छी प्योर मिल गई। अब तक क्या था कि ऑक्सीजन की मात्रा जो 22% होनी चाहिए, यानी सबसे ज्यादा वातावरण में मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की ही होती है। तो लगभग ऑक्सीजन आपको बहुत अच्छी तरह से मिल रही है, पूर्ण मात्रा मिल रही है, तो इसलिए आपको आधी बीमारी तो ऐसे कब ठीक हो जा रही है। और पानी का विशेष ध्यान रखना है। आपको पानी पीने का फॉर्मूला अगर आपके पास, मुझे लगता है कि आपको बताया गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। पानी जो पीना है एक्चुअली, टोटल जो बीएमआई पहले तो अपना निकाल लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स, आप गूगल में टाइप कर देना, क्योंकि गूगल बाबा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो पानी पीने का जो फॉर्मूला है वो आपके बीएमआई से डिपेंड करती है, बॉडी मास इंडेक्स। आप उसमें लिखिए गूगल में, कैलकुलेटर बाद में, मतलब अभी नहीं, तो आप लिखिएगा आप टोटल बॉडी वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, और आपकी हाइट कितनी है, आपका बीएमआई निकल के आ जाएगा। अगर आपका 20 से लेकर के 25 के बीच में आप बहुत फिट हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 25 से अब आप ऊपर चलना चालू हो गए, यार 25 करेक्ट आ रहा है तो बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, अब आप ये डेंजर जोन में जा चुके हैं। क्योंकि ये जो आपका बॉडी वेट है ये आपको हर बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 20 से लेकर के 25 के बीच में बिल्कुल फिट होता है।
बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर गूगल में पड़ा है, आप उसमें अपना लिख दीजिए आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, आपको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो अगर आपकी 20 से लेकर के 25 के बीच में निकल रही है, आप बिल्कुल फिट हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आपकी बीमारियां 25 के बाद शुरू हो जाएंगी। अब जो टोटल आपको पानी कितना पीना था, यानी नवंबर दिसंबर जब भयंकर सर्दी पड़ रही थी उस समय भी आपने पानी नहीं पिया था, और उस पानी न कम पीने की वजह से आपकी बॉडी में जहर बढ़ गया था, यानी टॉक्सिकेंट बढ़ गए थे। तो उनको वहां से रिमूव करने के लिए एक ही आपके पास ऑप्शनल है, टोटल बॉडी वेट अपॉन 10-2। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी मान लीजिए आपका बॉडी का वजन 60 किलो है मान लीजिए, और 60 किलो में आप 10 से भाग दीजिए, यानी टोटल बॉडी वेट अपॉन 10, यानी 10 से भाग दीजिए -2। तो 60 किलो जिसका वजन है 10 से भाग दिया तो 6 आया, 6 - 2 यानी 4 लीटर। जिसका वजन 60 किलो उसको 4 लीटर पानी पीना अति आवश्यक है, चाहे वो नवंबर दिसंबर रहा हो, चाहे वो मई जून रहा हो। अब तो आपकी मजबूरी है, पसीना निकल रहा है, आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी, अब तो आप पिएंगे। लेकिन आप याद करिए नवंबर दिसंबर में आपने पानी पिया ही नहीं था। तो जो बॉडी में टॉक्सिन की वजह से जो स्टोन बनता है गाल ब्लैडर में और आपके क्या नाम है किडनी में, तो सबसे पहले वो अटैक करता है आपके गाल ब्लैडर पे। अगर गाल ब्लैडर किसी तरह से अपने आप को सेव कर ले गया, अगर वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस ज्यादा पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है तो वो किडनी में अटैक करेगा, लेकिन करेगा। तो आपको उससे बचने के लिए आपको अपनी हाइड्रेशन प्रोसेस पर विशेष ध्यान देना होगा। और हाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब है कि आप अपनी एग्जामिन खुद हैं, आप अपनी यूरिन को चेक करिए। अगर आपकी यूरिन येलोविश है, लाइट येलोविश है तो फिट है। अगर व्हाइट कलर की जा रही है, व्हाइट कलर का मेरा संबंध है ट्रांसपेरेंट नहीं है और व्हाइट कलर आ रहा है, तो आप विश्वास करिए ये और खतरनाक हो चुकी है। अगर लाइट ग्रीनिश जा रही है तो और बेकार है। आपको इसको मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल बॉडी वेट अपॉन 10-2। आपका वजन कितना है उसमें 10 से भाग देके जो -2 कर दिए, जो बचे उतना पानी आपकी बॉडी में जाना है। अब टोटल जो पानी यानी 4 लीटर बना, मैं 60 किलो वजन वाले के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। तो आपको उसमें क्या करना है कि जो 60 किलो में कम से कम 1 लीटर या 1.25 लीटर या 1.5 लीटर जितना आप फ्रेश होने से पहले, मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है, फ्रेश होने से पहले पानी पी के आप जाते हैं, तभी आपका प्रेशर बनता है, तभी आप जो है फ्रेश होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पानी पीना है फ्रेश होने के तुरंत बाद, अब आपको यहाँ पानी पीना है। 1 गिलास से शुरू करिए और 1 लीटर तक चलते चले आइए। अगर आपने यहाँ पानी पी लिया तो आप विश्वास करिए, मेरी बात को लिख लीजिए, यहाँ आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और वो जो पानी आप पीने जा रहे हैं वो पानी आपका गर्म होना चाहिए। गर्म का मतलब है जैसे आप चाय पीते हैं वो पानी मुझे चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा गर्म किया और अपने एकदम गुड़ पूरा पी गए, ये नहीं चलेगा। यानी चाय की तरह से पानी पिएंगे, 1 गिलास, 1.25 गिलास, 1.5 गिलास, अब बढ़ाते जाइए और 1 लीटर तक चले जाइए। अगर ये आपने सुबह 1 लीटर पानी पी लिया तो जब आप देखेंगे कि विदिन 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर आपको वॉशरूम 2 से 3 बार जाना होगा। यानी आपकी जो बॉडी की जो प्रोसेस थी हाइड्रेशन वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है, क्योंकि एक तो आपने गर्म पानी ले लिया है। तो हमारे जो ऑर्गन है उनको उसको किडनी को तक जाने के लिए, यानी फॉर्मेशन ब्लड इन द लिवर और प्योरिफिकेशन ब्लड इन द किडनी, यानी जो ब्लड का शोधन होता है वो किडनी में होता है और जो बनता है वो लीवर में बनता है। आपके गर्म पानी पीने से जो सबसे बड़ा आपको फायदा हुआ कि आपको कोई भी बीमारी आसानी से नहीं आएगी, खासतौर से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई बीमारी नहीं होने वाली है। और उस गर्म पानी पीने से दूसरा फायदा है कि आप गर्म पानी जब पी रहे होंगे और आराम से पी रहे होंगे तो आप बैठ के पिएंगे। हमारी मेंटेलिटी क्या है, फ्री से बोतल निकाली, खड़े खड़े सीधे पी गए, या कोल्ड ड्रिंक लिए सीधे खड़े खड़े होकर आप पानी पी गए। प्लीज ये मत करिए, नहीं तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस होना तय है, या रीमोआर्थराइटिस, आपके घुटनों को कोई बचा नहीं सकता, ये मैं आपको अंदर ही बता रहा हूँ। दूसरा, आप जैसे 40 साल को क्रॉस करेंगे, अभी तो बच्चे हैं सभी, उसके बाद आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, अपने पेरेंट्स को देखिए या पेरेंट्स के पेरेंट्स को अगर जिंदा हो तो आप उनको देखिए, जो 60 ईयर्स के आसपास है उनको यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता है, उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट बढ़ जाता है। जब उनको फास्ट यूरिन लगती है वो वॉशरूम तक जाते जाते उनकी बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आपने पानी पिया था तो आपने बहुत फास्ट पानी पिया था, और पानी पीने का मतलब है कि बॉडी में जो प्रेशर होता है ना, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो तो पानी से ही होता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि पानी जल ही जीवन है, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आप सभी नए बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कैंटीन में जाके लाइन लगा के आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी कंपनी में कोई भी जो कोक पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत जहर है। आप विश्वास करिए, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक लोहे की आलपिन लेना, और जो प्लास्टिक की बोतल जो आती है आप उसकी सील खोलना, उसके अंदर डाल देना और ढक्कन बंद करके तुरंत पैक कर देना, ताकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर ना निकल पाए, और आप उसको रख देना, तो देखना आलपिन की क्या हालत हो गई।
आपका अगर टॉयलेट साफ नहीं हो रहा, उस पर आप डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या चीज है, और आप उसको पी के बड़े खुश होते हैं। आपको लगता है हम तो रईस हो गए हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। प्लीज ये सब मत करिए। और अब आपको मैं बता दूं कि जो आपको बीमारी हुई ये फास्ट फूड लेके आया है। आप फास्ट फूड से बचिए। अच्छा, फास्ट फूड में क्या था? प्रोटीन है, विटामिन सेंस में, एंजाइम सेंस में, कार्बोहाइड्रेट के बराबर क्या है? तो वो तो आपको रोटी और चावल में सब मिल ही जा रहा है। यानी आपको बैंगन भट्टा खाने से कुछ नहीं मिलना है, वो सब्जी खाइए। आपको जितनी भी लीव्स, पत्तियों वाली सब्जी खाइए, हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाइए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज के परिवेश में जितनी लाइटिंग सब्जियां हैं, यानी जितनी पत्तीदार है या गोभी है, जो भी आप देख रहे हैं, हर सब्जी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स, ये सभी साइड से वो आ रहा है। यानी आपको दो फ्रूट से बचना होगा, केला और पपाया। केला पपीता आपको प्रसाद के रूप में, यानी अगर बहुत मन है कभी आपका, तो थोड़ा सा खा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी एस्ट्रीन से पकाया जाता है, जिसको आप कार्बाइड बोलते हैं। एक पपीता भी शाम को हरा था, शाम को उसने लगा दिया और सुबह वो पीला हो जाता है और ठिलिया भर के बेचता है। आप आराम से खरीदते हैं और आप उसको खाते हैं और बड़े खुश होते हैं, हम तो पपीता खा रहे हैं। एक्चुअली पपीता नहीं खा रहे, आप तो जहर खा रहे हैं। केला भी हरा था, आप हरा केला खाइए, अरे बहुत अमृत है। हरा सब्जी खाइए, आप सलाद वो अचार डाल के खाइए, हरा केला खाइए। लेकिन पका हुआ जब आप केला खा रहे हैं, आप विश्वास करिए वो कार्बाइड है, वो अंदर तक चला गया है। वो अभी शाम को हरा था और रात रात में वो पक के तैयार हो गया है। तो आपको समझना होगा कि एक्चुअली वो केला नहीं खाया है आपने, आपने इनडायरेक्ट में जहर खा लिया है। जितनी भी नमकीन सब खा रहे हैं, क्या उसमें आम की खटाई डाली जाती है, इमली की डाली जाती है? उसमें साइट्रिक एसिड होता है। दोस्तों, आप पता है, आप स्टूडेंट सभी पढ़े लिखे हैं, हमें बॉडी में वैसे ही बाई एयर जहर जा रहा है, बाई सब्जियों के ज्यादा जहर जा रहा है, और आप एक अलग से ले रहे हैं। यानी एक तो करेला और ऊपर से नींबू चढ़ा दिया आपने। तो जितना आपके हाथ में, बी अवेयर, यानी जो आप जितना रोक सकते हैं आप उसको रोकने की कोशिश करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। मैं थोड़ा पानी पी लूं, सॉरी। अब मैं आपसे बात कजेज ऑफ डिजीज, यानी ईच एंड एवरी डिजीज क्यों होती है और बीमारी का जिम्मेदार कौन था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर बीमारी के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि वाकई हम खुद जिम्मेदार थे हर बीमारी के लिए। लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आप चाहेंगे तो आप सब कुछ संभाल सकते हैं आपके हाथ में, क्योंकि आप नेचुरल हैं, आप प्राकृतिक हैं। एक बार आपको बॉडी बना के ऊपर वाले ने तैयार किया है, आप इसको सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए इसको, ये आपके हाथ में है, आप इसको सुरक्षित रखेंगे। आप मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा हो गया और आपने उसका गलत यूज कर रहे हैं, आप 24 घंटे एसी में ही पड़े हुए हैं, आपको नहीं दिख रहा है कि हम एक नए मतलब नई बीमारी को दावत दे रहे हैं। अरे आप प्रकृति के साथ थोड़ा तो संबंध स्थापित करिए। पैसा हो गया तो आप उसका गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है, रात को सोते समय आपने चला लिया तो बात समझ में आती है। 24 घंटे आप एसी में ही रहेंगे, ये खराब है। आप प्लीज इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। और बिल्कुल भी आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते, खैर अब तो कोरोना ने सबको बंद कर दिया है, तो आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर में आप कम से कम अपनी बॉडी, यानी आप हैं, आपका शरीर है और आप स्वच्छ हैं, आप सुरक्षित हैं, तो सब कुछ आपके पास है। अगर आप बीमार हो गए तो आपकी जो प्रॉपर्टीज आप जो देख रहे हैं ना, आपने बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है, 50 साड़ी ले लिए, 20 तरह की ड्रेस है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, ये सब बेकार है, कोई इसका मतलब नहीं। तो सबसे फर्स्ट आपको अपनी बॉडी पे की वैल्यू बढ़ानी है। आप इस पर गोल्ड कम पहन लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए। अगर गरीब है तो आप उसको सिल के पहन सकते हैं, लेकिन बॉडी पे बिल्कुल आंच मत आने दीजिए, क्योंकि जो भी मैं भी देख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो पैसा खर्च हो रहा है, आप अपनी फैमिली में झांक के देखिए। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की समस्या हो चुकी है, किसी को गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, किसी को मतलब ब्रेन की प्रॉब्लम है, घुटने दर्द, पेट दर्द, हर बीमारी उसको हो चुकी है। एक आध फैमिली अगर बची है तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि वो आज बिल्कुल सुरक्षित हैं। और आप सुरक्षित रहें, यही मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टूल एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे आने वाले समय के लिए भी। और आपका जो ब्रेन है वो वाकई, आप विश्वास करिए कि जो कुछ आप मुंह में रखते हैं उस समय तक, जितनी देर तक वो चीज मुंह में रुकती है, ब्रेन 98% हर चीज यही से उठा लेता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, आप तंबाकू नहीं खाते हैं और अभी तंबाकू बना के आपके सिर्फ मुंह में रख दी जाए, और मैं कहूंगा कि तंबाकू गले से नीचे नहीं जानी है, और अगर आपने तंबाकू कभी नहीं खाई है और आपके सिर में रख दिया है तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। इसका मतलब अब तंबाकू नीचे तो गर्दन से गई नहीं है,
अभी तो उसको मुंह में ही रखा था, तो आप गिर कैसे गए, आपको चक्कर कैसे आ गया, आपका ब्रेन में हीटिंग कैसे आ गई। ट्रांसमिशन सिग्नल ब्रेन को यहीं से मिल जाते हैं, मुंह से। इसका मतलब है जो कुछ आप खा रहे हैं आप उसको चविंग करके खाइए, मुंह में रोकिए उसको। आप दूध पी रहे हैं, थोड़ा दूध को रोकिए, और दूध जब भी पिए हल्दी डाल के पीजिए। खैर वो मैं अभी किचन में बाद में जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेन को जो कुछ चाहिए आपको मुंह से लेनी है। और जितने भी जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप ये खा लीजिए, इससे आपका, एक सब बकवास है, आपको पैसा लूटने का धंधा है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपको दिखाया जा रहा है, एक्चुअली आपने जो रोल मॉडल तय किए हैं वही गलत कर दिए। आपके रोल मॉडल कौन है? ठंडा ठंडा कुलकुल वाला है, 7 दिन में गोरे करने वाले आपके रोल मॉडल है। आपने कभी भी अपने पेरेंट्स में को रोल मॉडल ही नहीं समझा है, माँ बाप को कभी रोल मॉडल नहीं आपने माना। अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो आपने कभी, कितने लोग हैं जो कलाम साहब को रोल मॉडल मानते हैं? 2% से भी कम मिलेंगे दोस्तों। मैं जानता हूँ कितने लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद को रोल मॉडल मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि जो देखो आपने रोल मॉडल मान लिया, एक्चुअली वो मेरी भाषा में, मैं बहुत स्ट्रेट बोलता हूँ, मेरी भाषा में वो चीटिंग करते हैं, वो थ्रेप्टिक हैं, वो चोर हैं। ठीक है, तो आपने उनको रोल मॉडल बना लिया। वो उन्होंने सड़क खोपड़ी में बनवा ली तो आपने भी बनवा ली, उन्होंने तुक्कियां रखा ली तो आपने भी रखवा ली। जैसा वो करते हैं वैसा ही करते हैं। वो एक ड्यू लेके के पहाड़ से कूद जाता है तो आपको लगता है ड्यू पीने में भाई ताकत आ जाएगी। सॉरी, खैर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता था। तो आप जो मतलब उनका तो एक ऐसे थोड़ी देर के लिए बोलने में उनको तो करोड़ों रुपए मिल गए और आपको जहर पिला दिया। तो आपको समझना होगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, ये कितना इसका सही है। भाई आपने मान लीजिए कोई ले लिया और सामने वाला कह रहा है कि 7 दिन में लगा लिया गोरे हो जाएंगे, क्या कोई गोरा हुआ है आज तक? आप बताइए। अरे जो बेच रहा है वो गोरा नहीं हुआ तो आप कहां से हो जाएंगे? ये सब मिथ्या होती है, ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे अगर मेरी बात माने, आप जो भी स्टूडेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि टीवी कभी मत देखिए। अगर आपको कभी बहुत अच्छा लगता है पेपर में भी, तो पेपर में एक ऑडिटोरियल आता है, चाहे वो इंग्लिश में लीजिए चाहे हिंदी में ले लीजिए, संपादकीय, और इंग्लिश में होता है ऑडिटोरियल बोर्ड, आप उसको पढ़िए। आपको एक्चुअली ज्ञान वहां से मिलता है। और हिंदी के पेपर में तो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं भरा होता है, सब बकवास लिखा होता है। चोरी चपाटी बेईमानी रैप कांड सब बकवास लिखा होता है। इससे ब्रेन और खराब होता है। कुछ मत पढ़िए। अगर आपके पास समय है तो हिंदी पेपर है तो उसका संपादकीय पढ़िए, वहां पे 2-3 राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। और पेपर में कुछ नहीं रखा है। और इंग्लिश पेपर है तो उसमें खैर ये बकवास नहीं आता है, लेकिन उसमें जो संपादकीय होता है, ऑडिटोरियल जो बोर्ड लिखता है, आप उसको पढ़िए। लेकिन टीवी मत देखिए। अगर आप टीवी देखेंगे तो आप टीवी पे कभी नहीं आएंगे दोस्तों। मेरी बात आपसे बहुत ध्यान रखना है। आपने दुनिया के सीरियल देखते हैं, उनका मतलब क्या है? अच्छा वो क्या, वो तो काल्पनिक का स्टोरी है सब। तो आप कल्पना में क्यों जीना चाह रहे हैं? आप एक्चुअल अपनी लाइफ में जिए ना। टीवी देख देख आप कभी कभार रेयर किस्म समाचार सुन लिया है, ठीक है, वो आगे सीएम पीएम जो भी बोल रहे हैं तो आपने देख लिया। शेष समय बकवास के अलावा क्या है? फालतू के पॉइंट को लेकर डिबेट करते हैं वो। या तो वो रिलीजन को लेकर डिबेट कर रहे होंगे या वो किसी कास्ट को लेकर डिबेट कर रहे हो। और अच्छा में क्या होता है इसके अलावा? तो आप क्यों सुन रहे हैं? आपके यहाँ टाइम अपना किल कर रहे हो बैठ के। आप वहां मत जाइए। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बेवकूफ बनाते हैं, इसका हेड बना देंगे और आपको गुमराह करते हैं। कभी कोरोना की वजह से उनकी टीआरपी कितनी बढ़ा दी आपने। और कोरोना तो एक वायरस था, तो वो तो जुकाम वाला भी वायरस था। आप इतना परेशान क्यों? आप अवेयर होइए, अपने इम्यून सिस्टम पे काम करिए ना। अगर मान लीजिए कहीं से हो भी जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। भाई कोरोना एक वायरस है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। आप उससे अपनी बॉडी पे काम करिए ना, कि हमें वो अगर आ भी गया तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। 13-14 दिन में आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। क्या लोग ठीक नहीं हो रहे हैं क्या? जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग थे वो सब ठीक हो गए। सब उनको कोरोना योद्धा कह रहे हैं, बहुत क्लास सब माला डाल के उनको बाय बाय कर रहे हैं। तो बात उसकी नहीं है। बात आप ये है कि आपको अपनी बॉडी पे कैसे काम करना है। यू अवेयर, आप अपने आप को जागरूक करिए, खास तौर से हेल्थ कॉन्शियस। अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। इस पर ध्यान देने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, आप उनको थोड़ा गौर करिए। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। आपको जो आप खाने जा रहे हैं आप उसको देखिए इसका टेस्ट कैसा है। जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम आई है ये सब रिफाइंड डालडा XYZ प्योर गाय का देसी घी भैंस का देसी घी, आपके घर का घी। मुझे नहीं पता कौन सा घी खराब, मुझे कुछ भी नहीं है, सब परेशान नहीं है। जितनी भी रिफाइंड है ये सब बकवास है। आप मुझे बताइए प्योर देसी घी में क्या है? मिनरल्स है, क्या प्रोटीन है, कितनी प्रोटीन है, कितने उसमें एमिनो एसिड्स हैं, कितनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट उससे हो रहा है। अरे ग्रोथ और डेवलपमेंट तो फ्रूट से होता है। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाने में आप हमेशा फिट रहेंगे। आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, अभी भी 2 किलोमीटर की रेस कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। बॉडी भी एकदम फिट है, कभी सिर दर्द में जानता भी नहीं हूँ। क्योंकि हर बीमारी तो आप बुलाते हैं ना।
तो दोस्तों कहीं से जो कुछ मिले आप अपने स्वास्थ्य पे काम करिए हमेशा। कहाँ क्या बिक रहा है, कहाँ फ्री में मिल रहा है, आपके दोस्त कहेंगे एक सिगरेट पी ले, वो आपके दोस्त कहेंगे मसाला खा ले, बिल्कुल मत छूइए, उस दोस्त से दूर हो जाइए। क्योंकि सोबत का जोर बहुत सोबत संगत का जोर बहुत भयानक होता है। आप जिस एटमोसफियर में रहते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर जरूर पड़ता है। इसलिए ऐसे एटमोसफियर से अपने आप को विड्रॉ करिए, वो आपका दोस्त नहीं। जो जिनके पास गंदी हरकतें हैं आप उनसे दूर हट जाइए, नहीं तो आप भी उस समुद्र में डूब जाएंगे। तो शुरुआत धीरे धीरे होती है और फिर उसके बाद वो टैंकर हो जाते हैं, इसलिए आप उनसे दूर रहिए और अच्छे दोस्तों अच्छे लोगों से हमेशा दोस्ती रखिए, अपने से अपर लेवल पर दोस्ती रखिए, है ना। जो भी अपर लेवल का मतलब है कि वो नॉलेज इज पावर, आपसे ज्यादा उसका ज्ञान है, आप उससे दोस्ती करिए। नीचे दोस्ती करने का आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपसे जो वीकनेस है पैसे में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको पढ़ाइए, वो ठीक है, ये अच्छी चीज है। लेकिन आपको जब भी दोस्ती करें अब करिए हमेशा अपने से ऊपर, है ना। क्योंकि आपका जब भी एम्बिशियस वीक हो गया, जो आपकी महत्वाकांक्षा है आप इसको कभी कमजोर मत हो रही हो, साइकोलॉजिकल हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब जीवन भर रहना ये गलत बात है। ये इसको आप गरीब देखिए गरीब होना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया, आपने गरीब फैमिली में जन्म ले लिया है। हम सब लोग मोस्टली मध्यम परिवार से आते हैं, तो आपके हाथ में है कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ टोटल आप जो है लगभग स्टूडेंट सब बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे सर हमने बीटेक कर लिया या हमने डिप्लोमा कर लिया है तो हमें जॉब चाहिए। देखिए अब आप जॉब के लिए बहुत परेशान मत होइए। मैं अप्रैल का डाटा आपको बता रहा हूँ, 2,70,00,000 भारत के अंदर लोगों को जॉब से निकाला गया है। कितना? 2,70,00,000। दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा है। मई में कितने निकाले गए होंगे ये भी आने वाला, जून में क्या हालत होगी, अगस्त में क्या हालत होगी। इसलिए आप जो भी अब पढ़ने के बाद आपको न्यू स्टार्टअप पे काम करना होगा, एमएसएमई में जाना होगा, आपको सेल्फ क्रिएशन बनना होगा, यानी जॉब आप लोगों को देना चालू करिए। आप किसी के नौकर मत बनिए। मैं देख रहा हूँ प्लेसमेंट के लिए 10-15,000, 20,000, 25,000, 30,000 के लिए आप भाग जाते हैं। हम बंगलौर चले जाते हैं 20,000 रुपए के लिए, दिल्ली चले जाते हैं 10-15,000 रुपए के लिए। आप वहां बचाइए, माँ बाप के पास रहिए और अपने सराउंडेड जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप वहां पर बहुत अच्छा न्यू स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी शुरू नहीं करना है तो आप कुछ न कुछ आपके पास ऐसा आइडिया होगा, कानपुर आईआईटी आपको आइडिया बेचने का पैसा देगी, पता है आपको। मिनिमम 2,70,000 से ला करके 6,42,000 रुपए तक है। आप साथ गए होंगे, नहीं तो राजन से आप पूछ लेना। तो आपको आइडिया जो भी आप बहुत अच्छे न्यू आइडिया डेवलप करिए और आप उस पर काम करिए। और आगे इसी समय अभी सोचना चालू कर दीजिए कि देखिए जॉब के लिए बहुत परेशान मत होइए। साइकोलॉजिकल आपको पढ़ लिख के आप इस लायक हो गए हैं कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पैसा, बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बिजनेस के लिए आपके अपने साइकोलॉजिकल विल पावर की जरूरत है। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ही अगर आपने उसका नेगेटिव सोच लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बिजनेस में सक्सेस होगा, लेकिन ये भी मान लीजिए कि अगर आपको लाइफ में सर्वाइव करना है, अगर आपको फाइट द डिजायर यानी जो भी आपकी डिजायर है उनको पाना है, तो आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपना बिजनेस की तरफ आपको टर्न करना होगा। खैर चलिए, तो मेरा सेकंड पार्ट था। तो दोस्तों मैं अवेयरनेस और हेल्थ के बारे में आपको एक और चीज बता दूं कि आपको जब भी हेल्थ चैलेंजेस कोई भी आता है, तो अभी मैं आपको रिफाइंड और डालडा की बात कर रहा था, देसी घी की बात कर रहा था। प्लीज जितना अवॉइड कर सकते हैं आप सिंपल खाना खाइए, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाइए, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाइए। और 35 से पहले तक आप जितना दूध पी सकते हैं दूध पीजिए, लेकिन उसमें कोशिश करिए शाम के दूध में आप हल्दी डाल के पीजिए। क्योंकि हल्दी क्या करेगी, हल्दी के हाईली एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। अदरक है, लहसुन है, ये कुछ जम के खाइए और खाना भी चाहिए। अब मैं आपको बात करता हूँ, आपने सुना होगा कि लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो अब मैं आपको, चूंकि ये कोई ऐसी कॉमन डिजीज है, आपके घर में किसी को हो सकती है, पड़ोसी को होगी, या एक्सवाइजेड पेरेंट्स को हो सकती है, या जो भी मेरी कलीग्स बैठे हैं जो रेस्पेक्टेड फैकल्टी है, शायद उनके घर में कोई हो या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसका जो मेन जो रूट लेवल है वो क्या है, उसको आप समझने की थोड़ा कोशिश करिए। एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर है ये सन 2000 के बाद इधर बहुत तेजी से बढ़ा है, यानी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया एक तरह से कहा जाए ये केवल ब्लड प्रेशर का। तो ये ब्लड प्रेशर आया कहाँ से, क्यों हुआ है, इसको थोड़ा समझिए। आपने सॉल्ट देखे हैं, एक ब्लैक सॉल्ट होता है और एक जो पैकिंग सॉल्ट होता है, एक जो कंकड़ वाला सॉल्ट होता है। आप जो जो सेंधा नमक जिसको कहते हैं, वो जो सॉल्ट होता है उसको हिंदुज में फास्ट में बताया गया है, अदर्स रिलीजन में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको फास्ट में खाया जा सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि दादी माँ कितनी वेल क्वालिफाइड थी, कितनी ब्रेन मास्टर थी, उन्होंने कहा कि ये ऐसा नमक है आप इसको फास्ट में खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। इसका मतलब है कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसे मिनरल कंटेंट हैं जिनको खाने से बॉडी में बहुत फायदा होने वाला है, पहला। दूसरा साल्ट है पैकेजिंग सॉल्ट। ये जो पैकेजिंग सॉल्ट हमको ये कह के दिया गया था, मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, कि ये आयोडाइड नमक है और आयोडीन नमक खाने से आपको गोइटर नहीं होगा, यानी घेंगा नामक बीमारी नहीं होगी। दोस्तों आप गौर करिए अपने सराउंडेड आसपास में कितने लोगों को घेंगा रोग हो गया है, या 2000 से पहले कितने लोगों को घेंगा रोग हुआ था। यानी अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो एक मोहल्ले में एक आदमी को घेंगा रोग नहीं था। लेकिन जब से पैकेजिंग सॉल्ट आया, हर बड़ी कंपनी ने नमक को बेचा है, क्योंकि एक ऐसा एफएमसीजी कंटेंट है, यानी फास्ट मूविंग गुड्स है ये, कि ये खर्च होना ही है और बिना इसके काम नहीं चलना है। तो इन लोगों ने क्या किया, पैकिंग सॉल्ट बनाया। और पैकिंग सॉल्ट को, अब आप सॉल्ट का कंपेरिजन करिए कि ब्लैक सॉल्ट को आप ऐसे टोंग पे रखिए जीप पे, उसके बाद ये 10 मिनट बाद आप ये जो है पैकिंग सॉल्ट को, किसी भी, हर कंपनी बेच रही है, मैं कंपनी की बात नहीं करूंगा, आप उस पैकिंग सॉल्ट को सिर्फ टोंग पे रखिए, इतना फास्ट आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि नमक के अंदर भी कुछ ऐसा मिला दिया है जिससे आपका ब्रेन एडिक्शन हो रहा है और नमक में कोई घातक एलिमेंट आ चुका है, और उस एलिमेंट की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है। ये आपको मैं रूट कॉज की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको ब्लड प्रेशर आया है। आप इस नमक को तुरंत बदलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कंकड़ वाला नमक ले सकते हैं, अगर सेंधा नमक आपको, खड़ा वाला, मैं पैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए पैकिंग में ह्यूमन इज नॉट गुड एनिमल, मनुष्य का अच्छा जानवर नहीं है, बट ईच एंड एवरी एनिमल इज गुड। मनुष्य का अपने पर्सनल निजी स्वार्थ के लिए वो हर सामने वाले की हत्या कर देता है। मनुष्य एक देवतुल्य होता है, मनुष्य एक भगवान के समान होता है, बट ह्यूमन इज नॉट गुड एनिमल। किसी भी रिलीजन में ये नहीं कहा गया है कि मनुष्य एक बहुत अच्छा जानवर होता है। आप पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कहीं नहीं कहा गया मनुष्य का बहुत अच्छा है। हाँ ये जरूर लिखा है हिंदुइज्म में कि मनुष्य एक देवतुल्य होता है, लेकिन मनुष्य एक बहुत डेंजर प्राणी भी होता है। ये इसके ब्रेन में हमेशा खुरापात पैदा होती है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ कम जाता है, ये नेगेटिव की तरफ बहुत तेजी से भागता है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पैकिंग चीज आप ले रहे हैं, आप विश्वास करिए वो सब खतरनाक है। यानी कोई भी पैकिंग की गई है, इसका मतलब उसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, उसमें कोई केमिकल डाला गया है, या उसमें अल्कोहल डाला गया है, इसका मतलब है कि ये सबसे बेकार चीज हो गई है। आप खुला आइटम लाइए, आप ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्वस्थ रखना है तो पैकिंग खाइए। तो अगर आपको नमक भी लेना है, अगर सेंधा नमक थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे तो उसने उस पर ज्यादा सेस लगा दिया, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन खड़ा नमक लीजिए, उसको पीस के एक बार रख दिए, 6 महीने की फुर्सत हो गई। यार नमक कितना चाहिए पूरी फैमिली को, पूरी साल में 10 किलो नहीं चाहिए कुछ, अगर बड़ी फैमिली है तो। खैर, तो आप ये नमक को थोड़ा सा बदलिए। दूसरा, सबसे पहले आपको फ्रीज में जो भी पानी की बोतलें हैं, अगर आपके घर वाले आपकी बात नहीं मानते तो फ्रीज में की बोतल में धीरे से छेद कर दीजिए, आल पिन से, ताकि उसमें पानी बहने लगेगा। तो उसमें फ्रीज की बोतल, और परचेस करने वाले आते ही हैं, तो फ्रीज का पानी बिल्कुल मत पीजिए। फ्रीज में आप प्रिजर्वेटिव का काम कर सकते हैं, दूध है, सब्जियां हैं, खराब ना हो इसलिए आप उसको रख सकते हैं। अगर आपने ठंडा पानी पिया, अभी गर्मी में जून पड़ रही है, कोई सादा पानी नहीं पी जाता, सबको चिल्ड चाहिए पानी। अब चिल्ड चाहिए तो आपकी बॉडी का काम लगेगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये प्राकृतिक है भैया, आपको इससे समझना होगा, आप उसको अवेयर करना होगा, बचना होगा इससे आपको। तो आप सादा पानी पीजिए, अगर एला हो जाए तो हमेशा गर्म पानी पीजिए। देखिए कोरोना ने सिखाया आपको, गर्म पानी पीजिए 2 से 3 बार, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। जब वायरस नहीं करेगा तो बैक्टीरिया की तो औकात क्या है, फंगस की औकात क्या है। अब गर्म पानी पीजिए, लेकिन आप तो नहीं पिएंगे, तो मैं अभी आप इधर सुनेंगे इधर निकाल लेंगे, लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि प्लीज अपने आप को अवेयर करिए। फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीजिए। कोल्ड ड्रिंक, किसी भी प्रकार की कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, अगर मैं कहता हूं कि आपको शादी ब्याह रात में भी फ्री में भी मिल रही है और उसके साथ कोई 100 का नोट लगा के दे, तो आप उसका थूक देना। ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना, चूंकि वो अमृत नहीं पिला रहा है, वो आपको जहर पिला रहा है। इसलिए आप चाय पी सकते हैं, मैं चाय के भी फेवर में भी नहीं रहता हूँ, आप सुबह चाय पी सकते हैं, बस बहुत ज्यादा चाय की, चूंकि उसमें भी निकोटिनामाइड है और हमारी बॉडी को जो निकोटिन चाहिए वो अदर से मिल जाता है। तो मैं नमक में आता हूँ लौट के। नमक को आपको यह कह के दिया गया था कि सोए आयोडीन है। दोस्तों आप गूगल में डाल के पढ़ना, आयोडीन किस में नहीं पाया जाता है। पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा आपको मिलेगी दोस्त, हर सब्जी में आयोडीन मिलेगी, हर चीज में आयोडीन भरी पड़ी है। तो आपको अगर ये भय है कि अगर हमने वो नहीं पिया, और आपको मैं ये भी बताता चलूं, लोगों का जो बॉडी वेट बढ़ा है, चाहे वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स डिसऑर्डर हुआ है, जो ब्रेन से रिलीज होता है, तो थायराइड हार्मोन्स डिसऑर्डर होने की वजह से आपकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, और आप जाके दवा खा रहे हैं, हम बॉडी वेट कम कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपने उसके रूट पे आप काम करिए जाके।
आप पहले नमक हटाइए, ठंडा पानी हटाइए, देखिए आपको ऐसे रिलैक्स मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन आपके ब्रेन वॉश कर दिया गया एमबीबीएस डॉक्टर ने, मेडिकल साइंस ने आपको इतना भटका दिया है। आप मुझे बताइए एक पेशेंट, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोगों को जो ब्लड प्रेशर हुआ था और उन्होंने दवा लेना चालू किया, वो आज से 3 साल पहले भी ले रहा था और आज भी ले रहा है। तो आप बताइए हम लोग कर क्या रहे हैं, ये मेडिकल साइंस फिर क्या कर रही है? मैं मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं, मैंने रिसर्च किया है, मैंने CDRI सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट में मैंने खुद काम किया है, तो मैं हर दवा के बारे में जानता हूँ। एंटीबायोटिक क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, ड्रग्स कैसे काम करती है, क्यों करती है, मुझे सब पता है। और मैं दवा के अगेंस्ट भी नहीं हूँ दोस्त। हमें दवा एक लिमिटेशन लेनी चाहिए, हमारी बॉडी ठीक कर देगी आपको, आप विश्वास करिए। तो खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको आयोडीन की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि अगर हम आयोडीन नमक नहीं लेंगे तो हमें घेंगा रोग होने वाला है, ये विश्वास करिए आपको कभी घेंगा रोग नहीं होगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस नमक बना रहा तो आपकी फैमिली में 1-2 लोगों को ब्लड प्रेशर होने वाला है, 1-2 लोगों को बॉडी वेट बढ़ने वाला है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी डिसऑर्डर होने वाला है, और तो और आपके ब्रेन की नर्व सेल्स को भी प्रॉब्लम होने वाली है। ये भी मैं आपको बता दूं, पार्किंसंस हो सकते हैं, अल्जाइमर हो सकता है, ब्रेन में हेडेक हो सकता है। ये ओनली फॉर, मैं नमक की बात कर रहा हूँ दोस्त, जो कि यहाँ तक लोग बताते भी नहीं है। और लोगों को पता, चूंकि डॉक्टर को तो पता चल जाता है, लेकिन वो बता देगा तो वो उसका हॉस्पिटल कैसे चलेगा? वो हॉस्पिटल में भूसा भरेगा क्या? आपके पड़ोसी को या आपके जानकारी को शुगर हो गया है, आपको पता शुगर क्यों हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रेन की एनर्जी लॉस्ट होने से उसको शुगर हुआ था, और उसकी भरपाई बॉडी का कंटेंट नहीं पूरे कर पाएंगे, उसकी भरपाई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेक लेना पड़ेगा, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे आपको अलग से, और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, सलाद ज्यादा खाना होगा, है ना। और मुंह में रोकिए हर चीज को। आप गर्दन से नीचे 95% पकड़ा देते हैं और गर्दन से ऊपर देते हैं 2%। आप बताइए, गर्दन से नीचे ये सब लेबर है और इसके ऊपर ऑफिसर बैठा हुआ है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे ये मेरे पास पेन है, आप बताइए सुबह से शाम तक ये नीचे का पोर्शन जोता जाता है, यानी यही हल चलाता है, हर काम यही करता है, और ब्रेन इसके ऊपर राज करता है। जब ये पेन जेब में लग जाता है तो क्या दिखता है आपको? सामने एक सिर्फ ऊपर वाला हेड दिखता है, ये नीचे वाली बॉडी को आप सब जो दे रहे हैं ना, आप हर चीज नीचे, हर चीज नीचे। अरे ब्रेन को ऊपर दीजिए, सब फेल हेड ये बैठा हुआ है ऊपर। जितने भी बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो सब रेगुलेटेड आपकी खोपड़ी से हो रही है, ब्रेन से होती है। जो ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्रंथि होती है, इसके अंदर 2 लोब होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है नीरो हाइपोफाइसिस। और बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एक्सेप्ट पेंक्रियास। तो जो पेंक्रियाज होता है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन एक साथ करता है। तो जिस आदमी को शुगर हुआ था उसकी ब्रेन की एनर्जी लॉस्ट हुई थी, मैंने भी आपसे इससे पहले भी बताया था। एक्चुअली उसके ब्रेन की एनर्जी लॉस्ट होने से उसके हार्मोन्स डिसऑर्डर हुए, और हार्मोन्स डिसऑर्डर होने में क्योंकि पेंक्रियाज एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन एक साथ करती है, तो उसमें जो इंसुलिन था वो आपकी लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स अर्थात एसिनी जो होती है वहां से इंसुलिन रिलीज होता है, और ठीक पैरेलल में ग्लूकागोन हार्मोन से, यानी पेंक्रियास से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। दोनों हार्मोन जब डिसऑर्डर हो जाते हैं तो डिसऑर्डर होते ही आपका इंसुलिन कम हो गया है, इसका मतलब ग्लूकोज तो सब में मिलेगा आपको। अब कुछ भी खाइए, ऐसा कोई मुझे बताइए कि जो आप खाने जा रहे हैं उसमें ग्लूकोज 0 है, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ पानी में भी ग्लूकोज की मात्रा ना के बराबर निकल आएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप जिंदा कैसे रहेंगे? आपको तो शुगर हो गया, अब कैसे जिंदा रहेंगे बताइए? अब डॉक्टर कहता है आप शुगर की दवा लेना चालू कर दिए, और वो आपको एक दवा से शुरू कर देता है, छोटी सी टेबलेट पकड़ाता है और कहता है जब ब्लड प्रेशर सॉरी जब शुगर आपका डाउन हो तो आप चॉकलेट खा लीजिए। वो उसने एक बार आपसे नहीं कहा कि आप गुड़ खा लीजिए, कभी कहा उसने? वो नहीं कहेगा, क्योंकि गुड़ खा लेगा तो ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुगर होगा तो गुड़ खाना चालू कर दीजिए जम के, हाँ मिठाई का जब मन करे तो आप गुड़ खाइए। और जब जब आप ब्लड प्रेशर वो सॉरी शुगर जब नीचे जाता है तो आप चॉकलेट की जगह ऑलवेज गुड़ खाइए, पहली चीज। अब आपको शुगर प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है ये आपको बहुत सोचना है, समझना है। आपकी जानकारी आ गई, आपको समझ में आ जाएगा तो 7-2-4 लोगों को बता देंगे। तो मेरा जो एक्चुअली वर्क है कि मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, यानी आप कैसे स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कैसे हो। तो अब जिस आदमी को शुगर हुआ है, अब आपको क्या करना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर की दवा बंद कर दीजिए, डॉक्टर की दवा के साथ साथ कुछ आपको नया करना होगा। नए का मतलब है कि सुबह आपको एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, गर्म पानी पे आ जाइए, सॉल्ट को छोड़ दीजिए, और जो सोच है, चूंकि मनुष्य है तो वो सोचेगा, आपका फितरत है सोचना, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में सोचने की जरूरत नहीं है कि जो नेचर ने करेगा, जो गॉड करेगा वो होगा। भाई हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑल इज वेल।
दूसरा, जो जिस दवा पे आज आप आ गए हैं, आप कोशिश करिए कि मैं दवा कितनी से जल्दी छोड़ दूं। अगर आपने चाय की जगह पे शुगर फ्री टेबलेट ले ली तो और प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो गई, और ये धीरे धीरे ले जाके आपको इंसुलिन का डॉक्टर ले आएगा। और इंसुलिन जैसे ही लगना चालू होगा, इंसुलिन जो ओरली दिया जाता है वो एक्चुअली प्योर जहर होता है। आप उसको ओरली पी के देख लेना, पता चल जाएगा, आपका काम लग जाएगा तुरंत। तो ये चूंकि इंसुलिन हम लोग पूरा ले लिए, खाना खा लिए, इंसुलिन ठोक लिया। आपको क्या लगता है ये इंसुलिन लेने से आपकी बीमारी ठीक हो रही है? ये बॉडी में ग्लूकोज को बर्न कर रहा है, ये जला दे रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक तो पेंक्रियाज करेगा। वहां पे जो, जब वहां पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है और डॉक्टर कहता है कि वो बनेगा भी नहीं, वो इंसुलिन बनना बंद हो गया है, वहां पर जो आपकी जो सेल्स थी वो सब बेकार हो गई है, अब वहां इंसुलिन नहीं बनेगा, आपको बाहर से इंसुलिन लेना होगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये पेंक्रियाज में जो सेल्स होती हैं वो रीजेनरेट होती हैं। जितनी भी बीटा सेल्स होती है लीवर में, और जितनी भी आपको बेसोफिलिक सेल्स हैं, वो सब रीजेनरेट होती हैं दोस्त। यानी आपके पेंक्रियाज में सेल्स हैं जो ऐसे नहीं यहाँ पे रखी हुई है, वो सेल्स रीजेनरेट करती है। हमारी बॉडी में सब मैकेनिज्म है, वो कर सकती है। लेकिन दवा तो कम कम जाए बॉडी में तब ना। दवा कम ही नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको तो बसवा सिर्फ डॉक्टर इज ए गॉड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर गॉड के बराबर नहीं होता है, लेकिन 80% बहुत हरामी भी होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। वो भी आपको पेशेंट बना देंगे। तो आपको अगर प्राइवेट, अगर 2-3 साल से आपको शुगर है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, 8318291586। आप मुझे, ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर डालिए, तो मैं आपको फिर डिटेल में फिर बात बताऊंगा, क्योंकि मैं कॉमन सेशन ले रहा हूँ। तो दोस्तों, वो जो शुगर से निकलने का बस एक ही तरीका था कि आप अपनी जीवन यानी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। जब तक इन दो चीज को आप चेंज नहीं करेंगे, आपकी वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। और इंसुलिन चलाते चलाते 2-4 साल बाद जब भी आगे वो कहेगा अब आपकी किडनी काम करना बंद कर दी है, फेलियर कंडीशन में आ गई है, इसकी डायलिसिस होगी, और 2, 4, 6, 8, 10 डायलिसिस करके ऊपर भेज देगा, और आप ये संतुष्ट करके जाएंगे परमात्मा को, ऊपर वाले को यही मंजूर था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं आपको हार्ट प्रॉब्लम में। सॉरी, एक्चुअली ये शुगर प्रॉब्लम है, वो सॉरी हार्ट प्रॉब्लम है, ये आपकी चिकनाई से आती है। चिकनाई और सॉल्ट, ये दो रिस्पॉन्सिबल थे, और ठंडा पानी, तीन से मिलकर के आपको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुई थी। पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा, अप एंड डाउन हुआ। पहले तो देखिए 80-120 जो डायलिस्टिक सिस्टोलिक प्रेशर जो 80-120 आपको बताया गया है, जो बुक में लिखा हुआ था, आप उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए। आप ऑलवेज 85 और 135 ये नोट कर लीजिए। अगर 85-135 से आप नॉर्मल हैं, अगर आपका 90 और ऊपर का 140 दिखा रहा है, आप परेशान हो, दवा के पास मत जाना, डॉक्टर के पास मत जाना, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, सुबह खाली पेट पानी पीजिए, सॉल्ट को बदलिए, बॉडी में चिकनाई रोक दीजिए। चिकनाई का मतलब सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं सब्जी में, और चिकनाई कहने का मतलब है तली हुई भुनी चीज, सब बकवास बंद करिए इसको। अचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी ये सब बंद करना होगा आपको, अगर आपको ब्लड प्रेशर आ गया और इससे बाहर निकलना है तो। अगर नहीं निकले तो अगर धीरे धीरे आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट रिफाइंड से आता है। ऑल एनिमल प्रोडक्ट से कोलेस्ट्रॉल आता है, किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल जीरो। यानी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी प्लांट से, यानी जो नेचर से आ रही है, नेचर कभी खराब चीज नहीं बनाता है, यानी प्लांट किंगडम से जो कुछ आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल 0% होता है। लेकिन सरसों के तेल में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड का जब बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है तो ट्राइग्लिसराइड इज कन्वर्ट टू कोलेस्ट्रॉल। और इनका एक ही डाइजेशन, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए दोस्त ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके पास एक ही जगह इसको मिलती है, हार्ट के पास आर्टरीज में, और प्लस हार्ट के पेरिकार्डियल चैम्बर के लोअर पोर्शन में, यानी डोर्सल एरोटा के नीचे जाके जमना प्रारंभ होता है, और धीरे धीरे ये आर्टरीज में पहुंच जाता है। तो आपको इससे बचने के लिए चिकनाई को छोड़ना होगा, और सॉल्ट को छोड़ना होगा, और चिल्ड पानी, तीन चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, और आपकी हार्ट प्रॉब्लम रिवर्स होना चालू हो जाएगा, और आपकी हार्ट प्रॉब्लम भी डाउनवर्ड्स में आ जाएगी। तो अब मैं आपको जो जिन तीन दो यानी हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, पानी, अब मैं बताऊं आपको किडनी प्रॉब्लम पे। ये स्टोन कहाँ से आ गया? बॉडी स्टोन हो गया है 2 mm का, 5, 6, 8, 10, 11 जो भी है, और गाल ब्लैडर और किडनी, ये दो जगह स्टोन क्यों बना है दोस्त? इन दो जगह स्टोन बनने का एक्चुअली जो रीजन था, बॉडी में 4 प्रोसेस होती है। अगर आपके पास डॉट पेन है या जो भी तो आप उसको लिख लीजिए। मेन होती है हाइड्रेशन, दूसरी होती है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन, तीसरी होती है आपकी ऑक्सीडेशन, और चौथी
रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 2 डिटॉक्सिफिकेशन, नंबर 3 हाइड्रेशन, नंबर 4 हीलिंग। हीलिंग का मतलब है कि जैसे मानिए अभी आपके यहाँ चोट लगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ मसल रेस्चर्ड हो गई हैं, खराब हो गई हैं, वो कहाँ जाएंगी? अब बाय यूरिन बॉडी से बाहर जाएंगी। अच्छा, दूसरा, जो बॉडी में आपने दाल सब्जी रोटी बैंगन भट्टा जो कुछ खाया, इसका बॉडी में यहाँ समुद्र मंथन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो अमृत भी बनता है और जहर भी बनता है। अच्छा, अमृत तो लीवर को बहुत अच्छा लगा, तो उसने बॉडी के सभी पार्ट्स में फोर्टिफिकेशन के द्वारा भेज दिया। बाई ब्लड सर्कुलेशन और फोर्टिफिकेशन, ये दो प्रोसेस के द्वारा बॉडी के हेयर टू नुपुर सब जगह उसको भेज दिया। जहर कहाँ जाएगा दोस्त? जहर भी तो ब्लड के साथ साथ वो भी जाएगा ना, यानी गेहूं के साथ बथुआ को पानी लगेगा, वो तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो वो जो टॉक्सिकेंट था उसको बाहर निकलने का आपके पास एक साधन है। बॉडी में पानी की मात्रा जो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग बॉडी में पानी जाने दीजिए, और जब वो पानी जाएगा तो वो पूरा जहर बाय यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा, आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को ब्रेन हेमरेज बहुत तेजी से हो रहा है। आपको पता चला वो सुबह 4 बजे वॉशरूम गए, वो वहीं पड़े रह गए। इसका मतलब समझते, ब्रेन हेमरेज सुबह 4 बजे क्यों हुआ? आपको बैठे बैठे ब्रेन हेमरेज क्यों नहीं हो रहा है? चलते चलते ब्रेन हेमरेज नहीं हो रहा है? खाना खाते समय ब्रेन हेमरेज नहीं हो रहा है? इसका मतलब है, सीधा सीधा संबंध है कि ब्रेन हेमरेज का संबंध आपके ब्लड सर्कुलेशन और आपके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे, प्लस बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, तीसरा आपके हार्ट से संबंध रखता है। इसका मतलब सीधा सीधा संबंध है कि जो ब्रेन हुआ है, बॉडी में ट्रांसमिशन सिग्नल्स, आप जब वॉशरूम में जाते हैं तो शायद आपने कभी फीलिंग किया होगा, आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन आता है, एक कपकपी सी आती है, सेकंड का झटका सा आता है, कभी शायद आपने फीलिंग किया हो। इसका मतलब है कि बॉडी से जब आप वॉशरूम में गए थे उस समय यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये 3 टॉक्सिकेंट रिलीज होते हैं दोस्त। तो और ये 3 टॉक्सिकेंट जो है बॉडी में सोडियम और कैल्शियम फ्लक्स आयन चैनल, यानी पैर में कांटा लगा, सबसे पहले ब्रेन को पता चलता है, ब्रेन हाथ को आदेश करता है कांटा निकाल के फेंक दो। अटेंडम कोई घटना घटित हो रही है, जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं और वहां पर अटेंडम लैंप से कुछ आग लग गई, तो क्या आप पड़ोसी से बताने जाएंगे? ऑन द स्पॉट आपको बुझा देंगे, यानी ब्रेन ने हाथ को आदेश कर दिया और आपने वो तुरंत एक्शन ले लिया। ये पूरी घटना कहाँ से हो रही है? इस सब ब्रेन से हो रही है। और इसका प्रोसेस क्या है? इसका ट्रांसमिशन सिग्नल। इसका मतलब है बॉडी में बिजली बन रही है, और उस बिजली का आवाज आपको यूरिन के समय हुआ था। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा देर तक, इसलिए कहा जाता है कि जब आदमी यूरिन करता है तो उसके सिर में हाथ भी ऐसे ऐसे भी ना मार देना, ऐसे नहीं, थोड़ा से मार, बहुत खतरनाक होता है वो। सुबह 4 बजे जब आप वॉशरूम गए थे तो आपको थोड़ी सी समस्या थी, पार्किंसंस की हो सकती है, अल्जाइमर की हो सकती है, या आपको ब्रेन का दर्द रहता है मानिए हमेशा। इसका मतलब है कि सब सुबह पानी, सुबह 4 बजे या 3 बजे जब भी आप जा रहे हैं एक नींद लेने के बाद, तो पानी का एक घूंट पी के जाइए। उससे क्या होगा कि इधर जो आपकी बॉडी में जो सिग्नल्स हैं, जैसे यूरिया यूरिक एसिड बाहर निकलेगा तो वहाँ जो यूरेथ्रा है जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, और वहां से वो जो सोडियम कैल्शियम फ्लक्स आयन चैनल है, वाइब्रेशन बॉडी को, ब्रेन को कंप्लीट नहीं पहुंच पाता है, और आप यूरिन करते करते समय उसी समय थोड़े से लुढ़क जाते हैं, या दीवार से आपका सिर टकरा जाता है, या जहां भी आप वॉशरूम कर रहे थे, या ऐसे गिर गए फर्श पर। जैसे ही ब्रेन में जरा सी चोट लगती है तो नर्व सेल्स उस समय स्वेलिन होती है, फूल जाती है, वो ब्लस्ट कर जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। अगर ब्रेन हेमरेज 3rd कंडीशन का हो गया है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन सेल्स, यानी बॉडी में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 नर्व सेल्स, दूसरी सिंपल सेल्स, तीसरी कार्डिक सेल्स। यानी तीनों प्रकार की कोशिकाओं में जो ब्रेन सेल्स होती है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन नहीं होता, इसका मतलब है कि ब्रेन में जो याददाश्त गई तो वो गई। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी होगी, आप याद करिए, एक उसमें सीधे पलक नहीं नीचे दबकता, ऐसे बना रहता है, वो पार्किंसंस का भी लक्षण होते हैं, अल्जाइमर भी इसमें हो जाता है थोड़ा सा। इसका मतलब है कि उस आदमी का फीडबैक मैकेनिज्म, यानी जो रीढ़ की हड्डी है और ब्रेन से बीच के संबंध जो है उसका विच्छेद हो चुका है, और उस संबंध विच्छेद होने से उसको पता ही नहीं है बॉडी कहाँ रखी है, मुझे खाना है नहीं खाना, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही टक टक लगा सामने दिखता रहेगा। इसका मतलब है कि वो आदमी जो आप मुन्ना भाई एमबीबीएस में दिखाया गया था, वो जिंदा मुर्दा बैठा हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि ब्रेन को आपको फिट रखना है, जो भी काम करना है, जब भी बॉडी को कुछ आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले ब्रेन को दीजिए। मैं देखता हूँ टीवी चल रही है सामने और आप खाना खा रहे हैं, तो आप बताइए खाना खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं?
तो ब्रेन से आप पहले ये बताइए, देख पहले ब्रेन को आप समझाइए कि देख मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी चीज दूंगा, बहुत बढ़िया चीज दूंगा, आप सिर्फ उसको बताइए। तो ऐसा कहने से क्या होगा, ऐसा सोचने से क्या होगा कि ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं दोस्त। हार्मोन्स का मतलब होता है जैसे कुएं से पानी बाहर निकलना हो, और हार्मोन्स जब ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब नहीं होती, यानी नलिका बीन होती है, कोई कैपिलरीज होती है, कुछ नहीं होता है। आप ऐसे इसको कोरिलेटेड कर लिए कुएं से पानी बाहर निकलना हो। तो जब बॉडी से हार्मोन्स, जब ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट होता है तो वो हर ऑर्गन, यानी थायराइड, थायराइड को थायरोक्सिन हार्मोन्स, लीवर, पेंक्रियास, हर ग्लैंड, कार्टिलेज, कॉर्टेक्स, सभी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, और वो हार्मोन्स आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। तो आप जब भी खाना खाने जा रहे हैं, पीवा को बंद कर दीजिए, पंचायत मत करिए, आराम से मस्त होकर के प्यार से खाना खाइए। अगर आपके पास खाना खाने का समय नहीं है तो मत खाइए, क्योंकि आप तो बहुत बिजी पर्सन है, क्योंकि आप तो बहुत 1 घंटे में करोड़ों रुपए आप तो कमा रहे हैं। आप जब भी खाना खाएं, ऊपर वाले को थैंक्स बोलिए, और खाना बहुत प्यार से खाइए, और ब्रेन को बता दीजिए देख मैं बहुत अच्छी खा रहा हूँ, तरोई आ गई, लौकी आ गया, या कद्दू आ गया, ये सुनी मैं खाता हूँ, ये करेला आ गया मैं नहीं खाता हूँ। और आप घर में फाइटिंग कर रहे हैं, आप पेरेंट्स से भी लड़ रहे हैं। प्लीज ये सब मत करिए। ये प्राकृतिक सब्जियां हैं, ये भगवान ऊपर वाले ने बनाई हुई है, ये गॉड की बनाई हुई है, ये आपके लिए बनाई गई है, ये जानवरों को नहीं दी जाती, इसलिए आप इनको जरूर खाइए। हेलो, मेरी, हेलो, सर यस सर, यस सर, यस सर, आवाज आ रही है ना सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है सर, ठीक है। तो जो भी कंप्लीट हो गया? आप बताइए, 16 और बढ़ाए, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ बाइंड अप कर दूं, क्योंकि टाइम भी हाँ, वेस्ट वाइंड हो अप, वाइंड अप कर दीजिए। रहा बहुत है। अच्छा रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। तो ठीक है, सभी डेलीगेट्स ने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे और पहले सर मैं 2 मिनट, अगर कोई बच्चा कुछ क्वेरी पूछना चाहता है तो हम 5 मिनट का क्वेरी सेशन रखना चाहते हैं, 5-10-5 मिनट का। जी तो जी जी, हम स्टूडेंट चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं, अगर किसी को कुछ लिखना है तो वहां पर जाके अपनी बात को रख सकता है। हाँ तो पूछ अगर सकते किसी को कुछ हैं। पूछना है तो आप बेटा जी, मैसेज कर सकते हैं, सर आंसर दे देंगे। ओके। ठीक है बेटा, अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है सर से। सर ने आपको हेल्थ से लेके बहुत सारी चीजें बताई हैं जो हमें जल्दी कहीं से इतनी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं मिल पाती है, और बहुत सारी टिप्स दिए हैं हम लोग को कि कैसे हमें हर चीज पे ध्यान देना है। तो आप सभी लोग इसको, सर की बातों को फॉलो अप करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं सर ने, बहुत सारी चीजें तो हमें भी नहीं पता थी, आज पहली बार पता चली है। तो हम भी सर से अब पूछते रहेंगे। जी, तो बेटा अगर किसी को, आप लोगों को कुछ पूछना है तो अभी 5 से 10 मिनट्स का टाइम देते हैं। आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अवधेश यादव जी सर पूछ रहे हैं किडनी स्टोन का रीजन क्या है? अभी अभी तो मैं सर बताया था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो आपने खाया था, जितना भी हमने बहुत अच्छा अच्छा खाया था, तो उसका जब डाइजेशन होने के बाद हमारे शरीर में अमृत और विष दोनों ही चीज बनते हैं, यानी टॉक्सिकेंट जिसको जहरवाद कहते हैं। टॉक्सिक टॉक्सिक से टॉक्सिन बनता है। तो जो टॉक्सिन आया कहाँ से, सबसे बड़ी बात है, तो हमारे सब्जियों के द्वारा। यानी आप ऐसे इसको समझ लीजिए, जब आपने शर्ट सिलवाई थी तो उस समय टेलर की दुकान पे शर्ट सिलने के बाद में कुछ बेस्ट मटेरियल बना था। तो जो आपने सब्जियां खाई थी या फ्रूट्स खाए थे, आपने बहुत अच्छा खाया था, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये कहाँ से कैसे पैदा किया गया था। जो भी आपने खाया था उसमें टॉक्सिन वहां से आ गया था, वो इंसेक्टिसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, और फंजीसाइड के रूप में, राइट। तो ये जो जहर आया था वो वहां से आया था, और आपकी बॉडी में ऑक्सीडाइज होने के बाद, खाना पचने के बाद अमृत भी बना और जहर भी बना। तो वो जो जहर था वो एक धीरे 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 एक दिन में पत्थर किडनी में स्टोन नहीं हो गया था। वो आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी किडनी में स्टोन हुआ था, क्योंकि आपने पानी कम पिया था, आपने पूरा पानी नहीं पिया था। और पानी कितना पीना था इससे पहले भी मैं बता चुका था कि सबसे कॉमन फॉर्मूला सबको बताइए। ये मैं आपको रिसर्च की बात बता रहा हूँ। कोई कहेगा 4 लीटर पीना चाहिए, कोई 6, कोई 3, कोई 2, XYZ, जो मना में आता है हर आदमी बोलता है। लेकिन एक्चुअल जो पीना चाहिए, टोटल बॉडी वेट अपॉन 10-2, 60 किलो वजन पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। उससे बाहर निकलने के लिए एक ही आपके पास तरीका बचा है। अगर किडनी में स्टोन है तो आपको पानी की मात्रा बढ़ानी होगी। अब वो जितना है धीरे धीरे वो बाहर जाएगा, एक दिन में जाने वाला नहीं है। और कोशिश करिए और उसको ऑपरेट मत कराइए, क्योंकि अगर आपने ऑपरेट करा दिया तो 2-3 सालों में वो फिर से बनेगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और नहीं तो उस डॉक्टर से पूछना कि सर आपने जिस किडनी स्टोन का आपने ऑपरेट किया था, दोबारा वो स्टोन उस आदमी को होता है कि नहीं होता। अगर वो कहता है कि मैं चैलेंज करता हूँ दोबारा स्टोन आपको नहीं होगा, तो आप उसको ऑपरेशन करा देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त। ये स्टोन आपकी बॉडी में आपका जहर है,
जो आपकी बॉडी में डिफरेंट सोर्सेस से आपकी बॉडी में जा चुका है, और वो आपको बनेगा। उसको बाहर निकालने का एक ही तरीका है, हाइड्रेशन प्रोसेस को आपको अपनाना होगा। ओके। यस सर। सर बाकी क्वेश्चन तो सेम लग रहे हैं, आपने बच्चों को डिस्कस किया है, बच्चे पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन बीपी का ज्यादा कॉमन बच्चे पूछ रहे हैं कि जो है बीपी की प्रॉब्लम सर कैसे कम की जाए, ब्लड बीपी के लिए प्रेशर को सर कैसे मैं कंट्रोल किया जाए? सर ब्लड प्रेशर को आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, और अभी मैंने आपको जो सॉल्ट बताया था, पैकिंग सॉल्ट को घर से बाहर फेंक दीजिए प्लीज। आप उसको बिल्कुल मत खाइए, वो बहुत बेकार चीज है। और आयोडीन, क्या कि मैंने आयोडीन के सोर्सेस भी बता दिए थे, हर जगह से आपकी बॉडी में आयोडीन जा रही है, तो पैकिंग सॉल्ट को अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको मार्केट में कंकड़ वाला खड़ा खड़ा सॉल्ट, पैकिंग सॉल्ट बिल्कुल नहीं, खड़ा वाला लाइए, उसको पीस के रख लीजिए। और सबसे बेस्ट होता है वो सेंधा नमक होता है सर, आप उसको रख लीजिए। और फ्रीज का पानी, ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। और आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा है। आप सुबह एक्सरसाइज करिए, पानी पीजिए, और नीचे आएगा, फिर भी नहीं आता है। हाँ तो कमलेश जी। मैंने अभी आपको नंबर बताया था 8318291586। और दूसरा, मेरे आप फेसबुक पेज पे जाइए, मैं समाज के लिए लिखता हूँ, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, मेरा ही पेज है वो। और या रामनेश त्यागी लिखेंगे फेसबुक पे, तो मैं वहाँ पे हिंदी में पोस्ट, मैंने प्योर हिंदी में लिखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने हर प्रॉब्लम पे लगभग लगभग पोस्ट डाली है, और आप चाहेंगे तो मैं हमेशा आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मानव धर्म, यानी मैं इंसान के लिए जितना कर सकता हूँ, मेरा रोल ही है, मैंने इसीलिए इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, यानी आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी वेल्थ है। जी रेहान जी। जी जी सर, बाकी सर क्वेश्चन सारे कॉमन है और जी आपने ज्यादातर चीजें बताई दी हैं। तो जी बहुत अच्छा रहा सर सेमिनार। अभी बस 2 मिनट जो है हमारे कॉलेज में चोटी है एग्रीकल्चर के, वो थोड़ा सा बच्चों को 2 मिनट जो है इस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के बारे में बताना चाह रहे हैं अपना कुछ व्यूज। जी 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 कमलेन जी, आपको जी आवाज आ रही है? कमलेन जी। जी गुड इवनिंग सर। हाँ कमलेन जी, बता दीजिए बच्चों। हाँ आवाज आ रही मेरी? हाँ क्लियर है। हाँ ठीक है सर। गुड इवनिंग सर त्यागी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, बहुत अच्छा आपने बताया। आजकल बच्चों में जो डाइट के इशू है मेन, वो जी इंटरेस्ट बेस्ड है, वो हेल्थ या बेस्ड नहीं है। जो जी 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 जीभ को जी अच्छा लगता है वो खाते हैं। वो ये जी नहीं जी जी समझते कि हमारे वो पेट में जाएगा तो कैसा इशू क्रिएट करेगा। जी सर, जी 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 हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया। बच्चों को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए इसको कि किस तरीके जी से अपनी लाइफ में हम लेके आए, उसको और फॉलो करें। अगर कुछ जी भी सर जी। फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा उनके लिए। हाँ सर, हम लोग का काम तो भी, हम लोग टीचर हैं, तो स्टूडेंट के हाँ लिए ही हम लोग जीते हैं, तो उसको एक अच्छा डायरेक्शन देते हैं, शेष को मानना न एक्चुअली मानना उनकी सर, पूरी टीचर टीचर आर आल्सो द डॉक्टर ऑफ सोसाइटी। या हम लोग सोसाइटी में डॉक्टर का भी काम कर रहे हैं कि अगर हम समझा सकते हैं तो डॉक्टर पास जाना ही नहीं पड़ेगा। सर, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 साल केवल डाइटिशियन न्यूट्रिशन का ही कोर्स किया है। तो जी वी सर। हैव नोन वेरी वेल व्हाई कजेज ऑफ डिजीज एंड व्हाई क्योर ऑफ डिजीज। दैट मीन्स बीमारी क्यों होती है और हम उस बीमारी से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में पूरा मैकेनिज्म पड़ा हुआ है, हमें थोड़ा सा फ्रेश माइंड से समझना होगा कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकता हूँ। जी ठीक है सर, मैं तो बच्चों से हाँ, ज्यादा अच्छा बात रहा नहीं काफी। करता हूँ। हाँ कमलेन सर, जी, एंड कि करा इस जाए? बार हाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ थोड़ा सा बच्चों जी को जी। कि सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि जापान और अदर डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप कंट्री हैं, वहां पे इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था कि 70s के पहले बहुत ज्यादा बीमारियां होने लगी थी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। तो 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो 72 में हुई थी। उसी के बेस पे एक 1972 में न्यूयॉर्क में एक जनरल असेंबली रेजोल्यूशन हुआ था, जहां पर ये डिस्कस किया गया था कि हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाएंगे। 5 जून क्यों ही सिलेक्ट किया गया, उसका रीजन ये था क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून से 8 जून हुई थी। उसकी बेस पे ही वर्ल्ड फर्स्ट डे बनाया एनवायरनमेंट डे, गया था। हाँ, उसमें सेलिब्रेट किया गया। तो फर्स्ट एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया गया था 74 में ही किया गया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली हर देश में अलग बार अलग थीम, अलग स्लोगन में यूज किया जा रहा है। इस बार के हमारा जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेशन पे था कि किस तरीके से हम नेचर पे काम कर सकते हैं, और उसका स्लोगन था टाइम फॉर नेचर। तो इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आज।
अब सर सर एक मिनट में मैं थोड़ा बायोडाइवर्सिटी पे बता दूं बच्चों को। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा उन्होंने कोरिलेटेड किया हुआ, तो मनुष्य को छोड़ के यानी प्रत्येक जीव का जीवित रहना अति आवश्यक है। लाइफ एंड डाइवर्सिटी को आप देख लिए, या ऑरिजिन ऑफ अर्थ या ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इन सब के बीच में जब आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ यानी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके उसमें यह बताया जाता है, उसका मतलब यही है कि प्रत्येक जीव का जीवित रहना अति आवश्यक है। जितनी जरूरत आपकी आपके पेरेंट्स के लिए है, उतनी जरूरत उस जीव की अहमियत एक मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो जीव नहीं रहेगा तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर मानव जाति का सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चाहे वो ब्लू रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, चाहे व्हाइट रिवॉल्यूशन हो, किसी भी रिवॉल्यूशन को देखिए तो बायोडाइवर्सिटी का है मतलब यही है लॉस हुआ। या इसीलिए वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो रेड डाटा बुक है, सर हम लोग पढ़ाते भी है बीटेक के डिप्लोमा में, तो रेड डाटा यानी कंजर्व जो लाइफ है, जो जितने भी स्पेसीज को कंजर्व किया गया है वो बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसलिए जो अब की बार जो स्लोगन रखा गया है वो इसलिए बायोडाइवर्सिटी का रखा गया है, और उसका मतलब यही है कि प्रत्येक जीव का जीवित रहना अति आवश्यक है। जी ओवर। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी सर, रेहान सर।